का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की और देश की बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। चीन ने कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के दावे को खारिज कर दिया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया सिर्फ एक किताब के आधार पर झूठा दावा कर रही है। चीन ने कहा है कि वायरस को हथियार बनाने का दावा पूरी तरह गलत है। चीन ने यहां तक दावा किया है कि कोरोना वायरस अमेरिकी मिलिट्री रिसर्च लैब से फैला है। चीन ने मांग की है कि वायरस को समझने के लिए अमेरिकी खुफिया बायोलैब की जांच होनी चाहिए। तो यहां पर चीन का ऑस्ट्रेलिया पर पलटवार। चीन ने अमेरिका पर उल्टा सवाल उठाए हैं। यूएस मिलिट्री रिसर्च लैब से फैला है वायरस। चीन ने यहां पर यह आरोप लगाया और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, यहां पर चीन ने उल्टा अमेरिका पर ही दांव खेल दिया, उसको यहां पर कटघरे में खड़ा किया है जिस तरीके से रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की सामने आई। देखिए, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जहां पूरे दुनिया में हड़कंप मच चुका है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था, इस बात की संभावना थी कि चीन कुछ इसी तरह का बहाना रखेगा और वही उसने किया। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा गया है कि जो दावे किए गए हैं ऑस्ट्रेलियन अखबार में, वो दावे एक किसी रिसर्च पेपर पे नहीं बल्कि एक किताब पर, एक पुस्तक पर आधारित हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस वक्त ये पुस्तक छपी थी वो 2015 का साल था और ये उसी को ट्विस्ट करके ऑस्ट्रेलिया इस तरह की खबरें फैला रहा है। हालांकि ये चीन का दावा है और लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि जिस तरह से वुहान की लैब से वायरस बाहर आया, इसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च होनी चाहिए और यूएन की टीम वुहान गई भी थी और चाइना गई भी थी, लेकिन जब वहां से लौट के आए तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये किसी लैब से लीक नहीं हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अब चीन के मुखपत्र जिनके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने उल्टा अमेरिका पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि अगर इस वायरस को सही से समझना है तो जरूरत इस बात की है कि अमेरिका के जो लैब्स हैं, जो जैविक लैब्स हैं, बायोटेक लैब्स हैं, उनकी पड़ताल होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। और ये चीन का जो दाव है ये एक्सपेक्टेड था। आपको बता दें कि चीन बार बार ये कहता रहा है कि यहाँ से उसके वुहान से किसी लेबोरेटरी से लीक नहीं हुआ है, इस बात पर अड़ा हुआ है। और आपको ये भी याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो संबंध है वो भी पिछले एक साल से तेजी से नीचे चले गए हैं। बहुत बुरे संबंध है ऑस्ट्रेलिया और चीन के। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो देखा जा सकता है साफ तौर पर। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो बाकी मुल्क हैं और जो WHO में जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं वो इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बाद ये आरोप लगा कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से होगा। तो क्या चीन के अंदर इस सब को लेके कोई पहले से प्लानिंग थी या फिर इस पर चीन पहले से काम कर रहा था, तभी इस तरह की बातें निकल करके सामने आई हैं? देखिए, चीन एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। जाहिर तौर पर चीन के अंदर जो कुछ होता है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर नहीं आता है। हालांकि अमेरिकन एजेंसीज लगातार ये कहती आ रही हैं और पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी बार बार ये कहा है कि चाइना के अंदर इस तरह के बायो वेपन्स का इस्तेमाल का काम हो रहा है और कई तरह की रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन सच कभी चीन से सामने नहीं आता क्योंकि चीन में जिस तरह की सरकार है वो दुनिया के सामने कभी सच पेश नहीं करती है। हमने गलवान का भी इंसिडेंट हमने देखा है कि गलवान में क्या कुछ हुआ था। लेकिन असल बात यह है कि क्योंकि ये एक ऑस्ट्रेलिया मीडिया की रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से तो कोई कमेंट नहीं आया, किसी सरकार ने इस रिपोर्ट पर तक सवाल खड़े नहीं किए या इस रिपोर्ट को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। और वहीं चीन की तरफ से भी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए स्टेटमेंट के सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या वाकई में चीन पर दबाव बनाएगा कि वो सच सामने आने के लिए पूरा सहयोग करे। और वहीं चीन को ही ये बताना होगा कि जिस तरह से वायरस पूरी दुनिया में जिस तरह से फैला है, जिसमें अमेरिका और भारत जैसे देशों पर बहुत ज्यादा बुरा असर इसका हुआ है, तो चीन ही ये बात सच साफ करे कि इस वायरस को रोका कैसे जाना चाहिए और ये क्या उसके वुहान लैब से ही ये सामने आया था। लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन इसके बिल्कुल उलट अमेरिका पर ही आरोप लगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इससे पहले कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने हैरान करने वाला दावा किया था। जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था। तो
तो ये बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार अगले महीने 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में पेंशन को जारी करेगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने योजना का लाभ देने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को हर महीने 500 रुपए देती है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, बुजुर्गों को अब यहां पर सरकार ने पैसे देने की तैयारी कर ली है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करेगा? देखिए अनुपम, सरकार की ये योजना है कि हर गरीब बुजुर्ग को जिनके पास आजीविका के लिए कोई साधन नहीं, सरकार उनको हर तिमाही में उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। फिलहाल अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 51 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं और अभी ये माना जा रहा है कि इसको भी और अपडेट किया जाएगा, यानी कि जो वर्तमान साल के जो आंकड़े हैं उसमें ऐड करने के बाद 60 लाख ऐसे गरीब बुजुर्ग होंगे जिनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे अगले महीने, यानी कि जून के महीने में। समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग मिलकर के इस पर तैयारी भी कर रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले महीने तक जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और जून के महीने में इन बुजुर्गों को सरकार की ओर से पैसे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि इस कोरोना काल में हमने ये भी देखा है किसी कोरोना काल में जो छोटे मोटे उद्योग थे वो भी बंद होते दिखाई दिए, साथ ही लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसे में वो गरीब बुजुर्ग जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके फैमिली मेंबर में अगर कोई था भी तो वो गुजर चुका है या कोरोना की वजह से उनका निधन हो चुका है, ऐसे लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अभी जो अगर वर्तमान की बात करें हम तो फिलहाल मई के में जिस तरीके से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, जून के महीने में सरकार ये प्रयास कर रही है कि 50% एम्प्लॉयज के साथ जब काम एक बार फिर से शुरू होगा तो इस बीच जून के महीनों में 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में किश्तों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि 60 लाख बुजुर्गों के खाते में एक साथ नहीं बल्कि 15 लाख 10 लाख ऐसे करके बुजुर्गों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे ताकि उन्हें इस कोरोना काल में भी कम से कम आजीविका के लिए एक बड़ी मदद मिल सके सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से यहां पर इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रही थी। इधर कानपुर में कोविड कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर लोगों की बेपरवाही दिख रही है। पुलिस की सख्ती के बाद भी सड़क पर बेवजह निकलने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्याम तिवारी। प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए किए जा रहे लॉकडाउन का कानपुर में व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की शुरुआत के दौर में जहां कानपुर में रोजाना 2200 केसेस सामने आ रहे थे, उन केसेस की संख्या घट करके अब 400 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 407 नए संक्रमित सामने आए, तो वहीं 22 लोगों की मौत हुई। कल ऑक्सीजन की ट्रेन भी कानपुर पहुँची है, जिसके बाद कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी हद तक कम हो गई है। वहीं अस्पताल जो पूरी तरीके से भरे हुए थे, वहां पर अब कुछ बेड खाली नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो सरकारी लॉकडाउन है उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि उतना जन सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें तो ये लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल हो सकता है और कोरोना के केसेस को शून्य पर लाया जा सकता है। आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस सख्ती भी बरत रही है, इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस रोजाना 4,000 से अधिक लोगों के चालान काट रही है। इसके बाद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें तो कोरोना की बेलगाम रफ्तार को थामा जा सकता है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी का मामला, आरोपी नवनीत कालरा अब नहीं भाग सकता विदेश। नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर यहां पर, नवनीत कालरा ने दिया अग्रिम जमानत की याचिका का आवेदन। दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल किया गया है आवेदन। क्राइम ब्रांच ने सूत्रों ने यहां पर खबर की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त नवनीत कालरा पर एलओसी जारी की गई है। अग्रिम जमानत की याचिका उसने दायर की है दिल्ली की साकेत कोर्ट में। यहां पर यह आवेदन किया गया है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। शंकर, क्या सूत्र जानकारी दे पा रहे हैं आपको? देखिए अनुपम, जिस तरह से बकायदा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में जो जमाखोरी और कालाबाजारी करने का आरोप है, इस मामले में नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसके खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर खोला गया है। और इसका मतलब साफ तौर पर होता है कि आप
विदेश नहीं भाग सकते हैं, तो उसे विदेश भागने से पहले ही रोकने के लिए एक एलओसी खोला गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब जिस तरह से गिरफ्तारी का डर नवनीत कालरा को सता रहा है, इसके लिए उससे बचने के लिए उसने अपने वकीलों के मार्फत दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में बकायदा अग्रिम जमानत याचिका यानी कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो भी यहाँ पर दायर किया है। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि एक तरफ उसे डर भी सता रहा है, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए क्राइम ब्रांच के सामने वो हाजिर नहीं हो रहा है। तो और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो एक आवश्यकता है वो हर सबको पता है कि कितनी आवश्यकता थी, और ऐसे वक्त में अगर कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये काफी संगीन आरोप बनता है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे तलाशा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबर बिजनौर से, जहां पर हत्यारों पर इनाम घोषित किया गया है। डबल मर्डर के आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। 6 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। कल चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद से फरार हैं सभी बदमाश। बिजनौर के धौकलपुर इलाके का यह पूरा मामला था, और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हत्यारों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। हत्या के बाद से सभी बदमाश फरार हैं। आगरा से खबर, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैली है। पेड़ से लटका मिला है युवक का शव। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरि पर्वत के पालीवाल पार्क में यह शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की टीम ने फिलहाल भेज दिया है। किसका ये शव है, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कोरोना को हराने के जागरूकता को हथियार माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर ग्रामीण इलाके से सामने आई है, जहां गांव की महिलाएं दूर खेतों में जाकर पूजा पाठ कर रही हैं और जल चढ़ा रही हैं। उनका मानना है कि कोरोना काल में भगवान पर ही भरोसा है। दरअसल किसी भी संकट की घड़ी में गांव से बाहर दूर जाकर सिवानों में जल चढ़ाने और तंत्र मंत्र का सहारा लेना पुरानी परंपरा है, जो आज भी बरकरार है। पहले जब आज की तरह इलाज और जांच के इंतजाम नहीं हुआ करते थे, और गांव में जब कोई भी गंभीर बीमारी का प्रकोप होता था, तब इलाज के अभाव में काफ़ी लोगों में मौतें हो जाया करती थीं, और गांव के लोग पूजा पाठ किया करते थे और गांव के बाहर जल चढ़ाते थे। इसलिए महिलाएं आज भी कोरोना संकट को दूर करने के लिए पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का सहारा ले रही हैं। इस पूजा के दौरान महिलाओं ने न मास्क लगा रखा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कोरोना से बहुत आदमी जनता, हर एक गांव में 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी रोज मरता ना, तो वही के लिए हम अंधार चढ़ावत हैं। कहीं रक्षा के लिए कहीं दवाई दर्पण कुछ नहीं चलाता, पर्याप्त नहीं होता, तो एक लिए हम अंधार देते हैं। कोरोना खत्म हो जा, एक लिए हम अंधार देते हैं दोनों टाइम। हम लोग तो राम ही भरोसे हैं, ताकि ये धार और जल दे रहे हैं कि ये बीमारी समाप्त हो जाए। अब तो भगवान का सहारा है। हाथरस की सासनी कोतवाली क्षेत्र में ढाबा संचालक को शराब पीने से मना करना भारी पड़ गया। मना करने से नाराज दबंग युवकों ने ढाबा संचालक को जमकर पीट दिया। ढाबे संचालक के साथ मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना 4 मई की बताई जा रही है। वहीं ढाबा संचालक का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बरेली से खबर है, जहां पर हाईवे में कार में आग लग गई। हाईवे पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। हरदोई से मुरादाबाद जा रही थी महिला। कांस्टेबल मोनिका, महिला सिपाही ने यहां पर बच्चे सहित बमुश्किल जान बचाई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार धू धोकर वहां पर जल उठी। बरेली में हाईवे पर कार में भीषण आग लग गई और कार पूरी तरह से जल उठी। हाईवे पर कार में आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। स्वागत है ब्रेक के बाद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों के आंकड़े जारी किए हैं। 24 घंटे में 3,66,161 केस सामने आए हैं। वहीं 3,53,818 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 24 घंटे में 3,754 लोगों की मौत हुई है।
ये फिगर्स यहां पर 24 घंटे के सामने आए हैं। यह आंकड़ा फिलहाल इस बार आज कम देखने को मिला है, क्योंकि अमूमन 4 लाख के पार के आंकड़ा देखने को मिल रहा था। 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस में आज कमी देखने को मिली है। 3,754 लोगों की लेकिन यहां पर मौत हुई है। 24 घंटे में 3,66,161 नए मामले सामने आए हैं। 3,53,818 मरीज ठीक हुए हैं। रंजीता झा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजीता, आज 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। जी देखिए अनुभव, निश्चित तौर पर पिछले 4 से 5 दिनों के अगर आंकड़ों पर ध्यान दें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो आज संख्या कुछ कम नजर आ रही है। 30,000 के लगभग कम है संख्या, क्योंकि आज 3,62,000 कोरोना मरीजों की संख्या है। इसके साथ ही मृत्यु के भी आंकड़ों में कमी आई है। 4,000 तक ये आंकड़े होते थे, अब 3,000 में है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है, या स्वास्थ्य मंत्रालय, कि जिन राज्यों में लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई राज्य हैं, वहां जो कोरोना मरीजों की संख्या उसमें कमी आई है। तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का असर जो है भले ही कम, लेकिन असर अब दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में और सख्ती अपनाने की जरूरत है, लोगों को और एहतियात रखने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन जो है उस ड्राइव को और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के साथ साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग जिलों का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री को जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर आज हालचाल देखेंगे और मरीजों से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अयोध्या भी उनको जाना है, जहां पर कोविड संक्रमण को लेकर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड प्रबंधन का जायजा लेंगे। 11 बजे चरगावा में टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। गोरखपुर और बस्ती मंडल की सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। बीआरडी में बैठक के बाद सीएम योगी गोरखपुर एम्स जाएंगे, जहां पर 200 बेड के नए बनने वाले डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।